मैम इस चैप्टर की और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे? क्या नहीं करेंगे? पिछले वाले क्वेश्चन चैप्टर की प्रैक्टिस क्वेश्चन मैम। प्रैक्टिस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस? यस मैम। अब क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को भेज दिया, तो तुम्हारा काम क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो, मैम ये क्वेश्चन बता दूं। तो मैम अभी हम कर लेते हैं, फिर एक दिन डाउट सेशन कर लेना इस चैप्टर का मतलब। हाँ कोई इशू नहीं है, ऐसा कर लो। ओके संडे मैम। टेस्ट में संडे को मैम तुम लोगों हमारे को ग्रुप में मैसेज ही नहीं संडे आता। तो टेस्ट ही नहीं है मैम। संडे को तुम लोगों का थोड़ी है। यस मैम, हमारी डिलीवरी एक्स्ट्रा करनी है। एक्स्ट्रा क्लासेस सैटरडे संडे। गुड इवनिंग मैम। तो उस दिन तो तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं भाई। ओके मैम। संडे संडे का कोई टेस्ट नहीं है। तुम लोग रिवीजन कर लो, जब तुम्हारा मैग्नेटिक चैप्टर हो जाए कंप्लीट तो हम लोग एक दिन डाउट सेशन रख लेंगे। ओके मैम। फिर उसके बाद तुम्हारा एक टॉपिक बचेगा मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है? जैसे डायपोल मूवमेंट है, ऐसे ही एक टॉपिक है मैग्नेटिक मूवमेंट। और टॉपिक भी कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके मैम। हाँ माधव। मैम गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म वाला आपने कराया है? गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है, वो मैग्नेटिक मूवमेंट के अंदर ही आएगा। वो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, अगर तुम चाहते हो तो मैं 1 मिनट में, 1 या 2 मिनट से ज्यादा उसमें नहीं लगेंगे। 1 सेकेंड। ओके मैम। देखो स्क्रीन शेयर हो गई क्या? स्क्रीन शेयर करी मैंने? नो मैम, नहीं मैम। यस मैम, हो गई। मैम हो गई। देखो तुम्हारे पास जो नोट्स है ना, उस नोट्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें दिख रहा होगा, वहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए एक स्लाइड डली हुई है एक, ठीक है? तो मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे ऑलरेडी इस वाले पीपीटी में है। तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक मूवमेंट का एक इस तरीके का एक, मैंने दूसरी क्लास के बच्चों को कराया था मैग्नेटिक मूवमेंट। मैं तुम्हें इसलिए नहीं करा रही क्योंकि तुम लोगों का भी पुराना ही कवर नहीं है। देखो बार मैग्नेट, ये है मैग्नेटिक मूवमेंट। तो जैसे डाइपोल मूवमेंट था ना, इसी तरीके का तुम्हारा यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा। वहां पे चार्ज इनटू लेंथ करते थे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट में क्या हो जाएगा, स्मॉल एम इंटू एल। जो स्मॉल एम है ये क्या हो जाएगा आपका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। स्मॉल एम इज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। और दोनों पोल्स के बीच में जितना डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो गया, एम इंटू एल। ठीक है, यही तुम्हारा मैग्नेटिक मूवमेंट है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, मैंने कंपैरिजन करने के लिए लिया है कि मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप एक्सियल पॉइंट पे लोगे, मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे क्या फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला आता है, ये ड्राइव किया हुआ है लेजर पॉइंट। ये फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया है भाई। अगर किसी पॉइंट एक्स पर मुझे एक कॉइल की वजह से फील्ड बतानी है, तो ये हमने ड्राइव करी है म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पार 3/4। वही किया है। अब देखो क्या मैंने मान लिया कि जो ये एक्स पॉइंट है ना, ये ज्यादा दूरी पे है, मतलब एज कंपेरेटिवली टू आर। तो जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से आर को क्या कर दिया, गायब कर दिया। ठीक है, आर को गायब कर दिया, तो ये क्या बन गई, एक्स क्यूब बन गई। अब क्या किया, 2 पाई को ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 पाई को नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब क्या आया देखो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर बाय एक्स क्यूब मल्टीप्लाई 2 पाई बाय 2 पाई। इसका करने का क्या मतलब था, मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि ये क्या बन जाए, आई के साथ जो ये आर स्क्वायर है ये पाई आर स्क्वायर बन जाए। तो देखो मैंने क्या किया, इसका जो कांस्टेंट टर्म था 2, इसको यहाँ पर लिख दिया, ये हो गया म्यू नॉट आई
ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, इस कॉइल का एरिया, ठीक है, आई ए बाय 4x3। तो ये देखो कैसा बना 2। अब ये है तुम्हारा डाइपोल जो तुमने निकाला था एक्सियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सियल लाइन पर जब डाइपोल निकालते थे तो ये आता था। ये देखो अपने नोट्स पुराने अगर तुम्हारे पास अभी हैं तो वहां पे उठाओ। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह मतलब डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो कितनी आती थी, 2p बाय 4πε0 r3। इक्वेटोरियल पे उसकी 1 टाइम आती थी, p बाय 4πε0 x3। तो अब इसको कंपेयर करो ई एक्सियल और बी एक्सियल, चेक करो अपने नोट्स, ई एक्सियल यही है कि नहीं है। देखो यस मैम। है ना, तो ई एक्सियल और ये बी एक्सियल जो फाइंड किया है। अब एक बार इसमें मैं कंपैरिजन कराना चाहती हूँ कि मैम कि भाई इसमें जो ये मैग्नेटिक मूवमेंट है ये क्या आया है। तो देखो जब कंपेयर किया तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 4πε0 थी, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या हो गई, μ0 बाय 4π। ये कांस्टेंट टर्म हो गई। ये x³ जैसे यहाँ था वही यहाँ पे x³ आया है एज इट इज। यहाँ पे तुम्हारे पास 2 आया था, वही 2 तुम्हारे पास यहाँ पे आया है। अब मैग्नेटिक मूवमेंट अब बचा तुम्हारे पास ये P, कि यहाँ पे जो ये डाइपोल मूवमेंट है यहाँ पे वो मैग्नेटिक मूवमेंट किसके बराबर आया, देखो किसके बराबर आया, I इंटू ए। तो इस I इंटू ए को क्या लिख दिया मैंने कि दिस इज द मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू क्या आई, I डॉट ए। और एन कॉइल के लिए वो कितनी हो गई, NIA। ये कंपेरिजन, ठीक है, NIA। तो ये फॉर्मूला है। मैं अगर मान लीजिए आपसे एक्सियल पॉइंट पर फील्ड पूछते हैं और मैग्नेटिक मूवमेंट गिवन हो कि दिस इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, मुझे बताओ क्या फील्ड आएगी, तो ये फॉर्मूला भी तुम लोग यूज कर सकते हो। ओके मैम। फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है कि तुम्हें रटना पड़े, तुम रटो मत, तुम ये इलेक्ट्रिक फील्ड के याद रख लो। अच्छा 2 है तो 2 लिख दो, 4πε0 यानी कांस्टेंट वैल्यू, वहां पे कांस्टेंट कितना था x³ डाइपोल मूवमेंट याद रखना है कितना I है, बस ये I है लिख दो P की जगह, ठीक है। तो ये है तुम्हारा मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, वो ही स्ट्रेंथ की तुम्हारा जो फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर छोटा सा अगर मैंने मैग्नेट लिया उस फील्ड की स्ट्रेंथ को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया तो वही उसका मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया, NIA। ये वाली चीजें आगे पढ़ेंगे, ये इस पे क्वेश्चंस कराए थे। अब देखो I डॉट ए है, यहाँ पे A क्या है, एरिया वेक्टर है, ठीक है। I क्या है यहाँ पे, एरिया वेक्टर। तो डायरेक्शन किस मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी डायरेक्शन में आएगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, है ना। तो एरिया डायरेक्शन लेंगे। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फॉर्मूला ये वाला एक बार मैं तुमसे कराना चाहूंगी तो तुम लोग करो, सॉल्यूशन मत देखो इसका, ये सवाल है, ठीक है। दो तुम्हारे पास एक वो रखी हुई है कॉइल, एक में करंट इस तरफ जा रहा है क्लॉकवाइज, एक में एंटी क्लॉक जा रहा है, एंटी क्लॉक। ओ पर तुम्हें क्या निकालना है, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करना है। ये रहा, फाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट एट पॉइंट ओ, ये सवाल है। हाँ तो अब देखिए क्या किया, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन को किस तरीके से निकालोगे, ये रही, कर्ल योर फिंगर इन द करंट डायरेक्शन। जो तुम्हारा राइट हैंड थंब रूल है ना वही, अगर फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखोगे तो थंब तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, सॉरी ये मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन देगा, ठीक है। सेम राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे सेम। तो अब देख लो, एक की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट इनवर्ड और एक की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट आउटवर्ड। तो I डॉट ए किया, वही एरिया निकाला, I दोनों में सेम है, बस क्या करा, नेट देखा प्लस करना है या माइनस, अगर दोनों में अलग आ रहा है डायरेक्शन तो क्या कर दिया, माइनस कर दिया, बस। तो यही है बस मैग्नेटिक मूवमेंट। I डॉट ए करना है, एरिया निकालना है, I तो तुम्हारा कांस्टेंट ही रहेगा और A निकालना है, A निकालोगे एरिया, फिर उनका डॉट प्रोडक्ट ले लो और इजी हो जाएगा क्वेश्चन। एक और देखो, अगर पहले लोग ये देखो सेकंड क्वेश्चन, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ देखो I डॉट ए, करंट I फ्लो कर रहा है, एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, है ना, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो ये अगर तुम्हारे पास रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, A इंटू बी,
अब पूछूंगी कि मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या आएगी, वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है ना। जो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में है, ये एक्स वाई है, तो आउटवर्ड की तरफ मैम आएगा के कैप। के कैप। तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया, ठीक है, के कैप। अब ये देखो, ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बताया है कि पैरेललोग्राम में मैग्नेट एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, किन्हीं भी दो साइड्स का मल्टीप्लाई कर दो, कॉन्टिन्यूअस साइड, जैसे ए बी क्रॉस बी सी। ये एरिया बता रही हूँ कि एरिया कैसे निकालना होता है। ये पैरेललोग्राम है, तो कैसे निकालो, ए बी क्रॉस बी सी, फिर कॉन्टिन्यूअस साइड होनी चाहिए बी सी क्रॉस सी डी, फिर सी डी क्रॉस डी है। बस ये पैरेललोग्राम का एरिया वेक्टर निकालना सिखाया है कि कॉन्टिन्यूअस साइड मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। ये हर कहीं अप्लाई होगा जहां जहां एरिया वेक्टर निकाला जाएगा। तो अगर देखो इस तरीके का एरिया है जो तीनों एक्सिस में आ रहा है, तो आई तो सेम है। अब भाई एरिया कैसे निकालोगे, इस पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालोगे, ये सवाल है, ठीक है। तुम्हें क्या दिया हुआ है, हर साइड की जो लेंथ है वो ए दी हुई है, ये एडी की लेंथ भी ए है, ए बी की लेंथ भी ए है। तो अब बात आई कि कैसे एरिया निकालें। अगर सिंपल होता तो आप ए स्क्वायर कर देते डायरेक्ट। अब कैसे करेंगे बताओ, सब वही। अब इन चीज में वो चीज याद रखनी है कि जब भी इस तरीके का एरिया आए तो कोई भी दो कॉन्टिन्यूअस साइड लेके क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, जैसे ए बी क्रॉस बी सी, ठीक है। तो अब ए बी की लेंथ निकाल लोगे यहाँ से कि ये 60 डिग्री का एंगल, देखो ए बी क्या है, जेड एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी ए बी की जो लेंथ है उसका एक तो कॉस कॉम्पोनेंट आ रहा है जो जेड एक्सिस में आ रहा है, विच इज ए कॉस 60 डिग्री। ए बी की लेंथ का एक कॉम्पोनेंट इसमें आ रहा है, यस मैम। ए साइन 60 डिग्री। एक्स डायरेक्शन। ए साइन 60। हाँ, तो अब मैंने जब ए बी की लेंथ लिखी तो भैया मैं दोनों डायरेक्शंस में लिखूंगी। एक कॉस 60 डिग्री डायरेक्शन जरूर लिखना, जेड कैप जेड एक्सिस में है तो के कैप प्लस बी। हाँ, अब देखो, अब कहाँ लिखी तुमने, ए साइन 60 डिग्री। ए साइन 60 डिग्री कहाँ पे है, एक्स एक्सिस में, तो ये आई कैप। हाँ, आई कैप क्रॉस। तो साइड कौन सी है, अब बीसी साइड। हर साइड ए लेंथ की है तो बीसी देखो, किस बीसी की डायरेक्ट लेंथ लिख दी ए, वाई। तो क्योंकि ए का क्या है, ए सिर्फ एक्स एक्सिस में है, सॉरी वाई एक्सिस में। ए कौन सी एक्सिस में लाई कर रहा है, वाई। वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस में, तो सिर्फ डायरेक्ट लिख दिया वाई कैप जे कैप। तो बस अब बाकी क्रॉस प्रोडक्ट है, तो बस वही करना है, कुछ नया नहीं है। मैग्नेटिक मूवमेंट पुराने जैसा ही है, ठीक है। एरिया वेक्टर तुम्हें निकालना ma'am. आता है, आई डॉट ए करना है। अगर हाँ, एक ही एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डाइपोल में ये मैंने पीपीटी अपलोड करी हुई है, ठीक है। ये पीपीटी तुम्हें वहां से मिल जाएगी नोट्स में। अब क्या सवाल है, फाइंड द डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। कि एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है, उसका मुझे डाइपोल मूवमेंट बताओ, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो भाई ए की फॉर्मूला है, ले दे के आई डॉट ए। एरिया तो पता ही है, सरकमफ्रांस हो जाए, ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब मेन बात है कि आई कैसे निकालेंगे। आई मतलब करंट प्रोड्यूस करेगा ये, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो डी क्यू बाई डी टी। तो चार्ज कितना है मेरे पास, ई, टी मतलब टाइम पीरियड। मुझे टाइम पीरियड चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कल को कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है। टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, डिस्टेंस 2 पाई आर बाय इसकी वेलोसिटी। सब चीजों को रख दी तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी आ गया, EVR बाय 2। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो भाई ये कोई भी चीज ऐसी नहीं है मैग्नेटिक मूवमेंट में कि जो तुमने नहीं पढ़ी हो। अगर तुमने ये नहीं भी पढ़ा होता ना, बस ये फॉर्मूला याद होते तो तुम खुद निकाल लेते। बताओ, एरिया तुम्हें पता है, आई तुम्हें पता है कि डी क्यू बाई डी टी करके ई बाई टी निकालेंगे, ठीक है। तो डायपोल मूवमेंट हो गया। बस यहाँ पे डायपोल मूवमेंट में मैं ये होमवर्क दूंगी कि ये बता करना कि अगर किसी भी क्लोज्ड लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी वजह से उस पर मैग्नेटिक मूवमेंट 0 क्यों आएगा। ओके। ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कुछ नया नहीं है इसका आंसर। हाँ, किस वजह से पूछना क्वेश्चन मैम, फिर से पूछना क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि आपके पास
अब मान लीजिए एक क्लोज्ड लूप है, ठीक है। अगर आप एक सेकंड क्वेश्चन में देख लेती हूँ क्या, और उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उस पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट लगेगा वो 0 लगेगा। वाई, ये सवाल है, इसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आया। मैम यू आर नॉट विजिबल। क्या भेज दूं? मैम विजिबल नहीं हो रहे थे बट अब आ गए। अच्छा, अच्छा एक क्वेश्चन करना, इफ वी कन्वर्ट द, हाँ क्वेश्चन है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एनी क्लोज्ड मैग्नेट इज 0। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एनी क्लोज्ड मैग्नेट इज 0। यही है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एनी क्लोज्ड मैग्नेट। अगर वो क्लोज्ड मैग्नेट है उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो 0 आएगा। ये आपको बताना है सवाल, ठीक है। नोट कर लो। क्वेश्चन, अगर दो करंट कैरिंग, मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, एक क्वेश्चन करो, यहीं पे लिख दे रही हूँ, करके देखना। दो आपके पास सर्कुलर कॉइल्स हैं, ठीक है। दोनों परपेंडिकुलर रखी, यानी एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, दोनों का जो वो है कोइंसाइड कर रहा है सेंटर, ठीक है। दोनों की रेडियस आर है। अब इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है कितना आएगा। अगर मैं एक रिंग का दोबारा। देखो ये है क्वेश्चन, दो रिंग्स हैं, ठीक है, दो रिंग है परपेंडिकुलर रखी हुई है एक दूसरे के। एक अगर एक्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकली है तो दूसरी हॉरिजॉन्टल रखी हुई है। दोनों के जो मैम सेंटर है, मैम जीरो आएगा। उन तो लो, दोनों के सेंटर है वो 0 कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर एक का मैग्नेटिक मूवमेंट m है तो अब दोनों की वजह से नेट कितना आएगा मुझे ये बता दो। मैम जीरो ही आएगा। हाँ 0 आएगा। यस मैम, मैम cos 90 डिग्री जीरो ही होता है। I डॉट ए, यस सर, यस मैम, cos 90 डिग्री जीरो होता है, परपेंडिकुलर है ये तो। आई ए cos थीटा हो गया ना। मैम आई डॉट ए में पुट करना है तो थीटा की यूज क्या होगी? I डॉट ए पहले एक का मैम निकालो। थीटा 90 डिग्री हो जाएगा ना, cos 90 जीरो होता है। अरे तो ये So मैम फिर तो 0 हो अलग अलग जाएगा। दोनों का निकालो और फिर उनकी डायरेक्शन देखो। देखो आंसर 0 नहीं है, और सोचो। आंसर इज नॉट 0। पहले तो एक का वो, एक की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला m, दूसरी की वजह से भी m है, दोनों की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट गिवन है। इस रिंग की वजह से भी m है और इस रिंग की वजह से भी m है। अब तुम्हें क्या करना है, इन दोनों का डायरेक्शन देखो, इन दोनों की मैम मैग्नेटिक रूट मूवमेंट। टू आई ए। हाँ ये किसने बताया? मैम प्रिंस सोनी। वेरी गुड, √2IA मैग्नेटिक मूवमेंट। भाई देखो जो ये वाली वायर है ये रखी हुई है वर्टिकल प्लेन में, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, यानी एरिया वेक्टर किधर आएगा, इधर, ठीक है। अब जो ये वायर है इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे आएगा, इधर। तो दोनों के जो एरिया वेक्टर है परपेंडिकुलर हो गए ना दूसरे, तो इसकी वजह से भी m और इसकी वजह से भी m,
तो आप दोनों कैसे निकालोगे मैग्नेटिक मोमेंट नेट, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, एंगल 90 है तो cos 90 हो जाएगा 2m स्क्वायर cos 90। तो ये वाली टर्म तो कट गई, तो ये क्या आया m बाहर और ये कितना आ गया √2, कितना आया √2m। तो ये भी गलत कर दिया तुमने, जबकि तुम्हें पता होना चाहिए, डायरेक्शन की बात थी, जीरो कैसे आ गया बोलो। समझा? तो इसी तरीके से तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट के सवाल करने हैं, कुछ नया नहीं है, जो अब तक पढ़ चुके हो वही मैग्नेटिक मोमेंट है, एरिया वेक्टर ही पूछा जाएगा, उसी की डायरेक्शन का खेल है सब। ओके और एक आध ओके मैम। क्वेश्चन देखती हूँ कुछ अच्छा सा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, चलो पूछूं कि रहने दूं? मैम पूछ लो। पूछ लो मैम। भाई तुम चलो पूछ लेती हूँ। आपके पास 3 रिंग है, ठीक है, 3 रिंग्स हैं, मान लो ए बी सी 3 रिंग है, ये सब अपनी क्वेश्चन अपनी कॉपी में ना लिख लो। 3 रिंग है ए बी सी, जिनका मास जिनका मास सॉरी हाँ जिनके पास टर्न है, हैविंग टर्न्स यानी नंबर ऑफ टर्न्स हैं तीनों पे 2, 4 और 6, ठीक है। इफ करंट इज सेम, करंट क्या है तीनों में सेम है, तीनों कॉइल्स में करंट सेम है, तो आप उनका मैग्नेटिक मूवमेंट एक बार कंपेयर करिए। चलो कंपेयर देयर मैग्नेटिक मूवमेंट, और लेंथ भी सेम है, मतलब जो ये रिंग बनी हुई है ये सेम लेंथ की है और इनपे सेम करंट फ्लो कर रहा है। मैम 1:2:3। मैम ये कॉइल है। हाँ ये रिंग है ना, एक रिंग या कॉइल, आई गिवन है, एरिया भी है। कॉइल देखो भाई, नंबर ऑफ टर्न्स तो देख लो, आई की वैल्यू क्या आएगी, आई बेशक कांस्टेंट है बट एन की वजह से, नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से मैंने एन डैश बताया नहीं है, आई डैश कितना हो जाता है 1:2:3। मैम 1:2:3। 1:2:3 तो आंसर भी नहीं दे रखा, एक सेकंड। जो फर्स्ट वायर है उसका आ रहा है ठीक है 1:2:3, गलत आ रहा है, जो सबसे Yes. ज्यादा आएगा गलत आ रहा है, जो सबसे ज्यादा है वो ये आएगा, ये दिस इज द रिजल्ट। मैम 2:4:6। रिजल्ट देख लो 2:4:6, सबसे ज्यादा ए वाले का आ रहा है, ये देखो सबसे ज्यादा ए का है। मैम बट इसमें तो सिर्फ 2 ही टर्न्स है ना। नंबर ऑफ टर्न्स से तो मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ता है। इसमें नंबर 2 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, फॉर्मूला लगाओ, एम क्या होगा NIA, ठीक है, एम ये एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई ए क्या है एरिया πr², जो कि तुम्हारा सेम रहने वाला है, ठीक है। अब तुम्हें क्या चाहिए, एन की वैल्यू पुट कर देंगे बस। एन की वैल्यू चाहिए, हाँ एल की वैल्यू चाहिए। अब देखो जो एल आएगा ना वो जो तुम्हारे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, वो नंबर ऑफ टर्न्स कितने आएंगे, लेंथ पर यूनिट एरिया 2πr, ठीक है। यहाँ से आप क्या निकालोगे, आर रेडियस, रेडियस क्या गिवन है सबकी, रेडियस तुम्हें यहाँ पे गिवन थी क्या नहीं गिवन थी ये बताओ। सेम गिवन है ना, सेम है 2πr, अच्छा 2πr मैम एन तो नंबर ऑफ टर्न्स होता है ना, तो ये तो हम डायरेक्टली पुट कर देंगे वैल्यू। मैम वो इन्होंने तो एक सेकंड मुझे क्वेश्चन देखने दो। और मेड बाय वायर्स ऑफ सेम लेंथ बोला है कि जो रिंग्स बनी है वो सेम लेंथ से बनी हुई है, अगर सेम लेंथ अगर सेम है तो लेंथ की क्या हो जाती है हमारी 2πr, मैम रेडियस वेरी करेगा मैम, 2πr और नंबर ऑफ टर्न्स हो गया n, तो पहले भाई रेडियस निकालो, ठीक है। तो रेडियस कैसे निकालोगे, देखो इस क्वेश्चन में रेडियस भी वेरी करेगा, यस मैम। लेंथ सेम दे दी है तुम्हें पर नंबर ऑफ टर्न्स तो देखो,
उसी क्या बात कर दी तुमने, देखो अगर एक 5 मीटर की वायर है, अगर तुमने उसका एक में सिर्फ तीनों की वायर बोला है लेंथ से, ए बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 5 मीटर है लेंथ, ठीक है लेंथ। अब देखो जो एक कॉइल बनाई उसमें तो 2 ही टर्न आए, जो बी कॉइल बनाई उसी लेंथ से उसमें कितने टर्न आ गए? 4 4। उसी 5 मीटर की लेंथ से जो आपकी सी वायर है उसपे कितने टर्न आ गए? 6। 6 दैट मींस कि एक ही कॉइल नहीं है, उस पे रेडियस वेरी करेगी। तो पहले रेडियस निकालो। तो रेडियस कैसे बताओगे कि रेडियस कैसी है? कैसे, जो लेंथ है, हम क्या करते थे कि भाई मेरे पास 1 मीटर की लेंथ है और उससे मैंने एक सर्कल बना दिया, तो उस सर्कल का कैसे निकालते थे? 2πr, है ना, एक सर्कल है। Yes, अब तुमने ma'am. इस 1 मीटर की लेंथ से जितने सर्कल बनाए उसको मल्टीप्लाई कर दो n से। तो हर किसी का लेंथ गिवन है और नंबर ऑफ टर्न गिवन है, जहां से क्या आएगा आपके पास? रेडियस आएगा। ओके, तो रेडियस निकालो सबकी और फिर कंपेयर करो। चलो अब मुझे 1 2 3 सबकी रेडियस बताओ कितनी आ रही है? रेडियस क्या होगी? L/n हो गई, 2π कांस्टेंट है। मैम फर्स्ट वाले की L/4π, हाँ सेकंड की L/8π और थर्ड की L/12π। वेरी गुड, एकदम सही बताया। एक की कितनी आई है? L/8π और फर्स्ट वाले की आई है L/4π। हाँ, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो तुम्हारा MA MB और MC में रेशो ये आएगा कि सबसे बड़ी इसके पास है। रेडियस आ गई? 2:1 हाँ ठीक है, तो इस तरीके से करना है। ओके मैम। पहले रेडियस निकालो, रेडियस की वैल्यू पुट करो। आई कितना हो जाएगा? आई बताओ। मैम आई तो Number of कांस्टेंट है ना? हाँ I आई constant है, कांस्टेंट same रहेगा। है। n क्या है? हाँ n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स भी लिखोगे साथ के साथ, ठीक है। NIA। ओके मैम। तो जैसे एक निकाल के दिखा देती हूँ मैं, ए का। तो आई कांस्टेंट, एरिया पाई, रेडियस कितनी आ गई भाई? लेंथ कितनी थी? सेम है। L बाय L/4π। 4π अरे ए का तो 2 है, हाँ तो स्क्वायर कर दिया तो L²/4, ठीक है। ये आ गई तुम्हारी रेडियस। और n नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसके पास? 2। तो n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया तो कितना आ गया मेरे पास? I पाई L²/2, यही आ रहा है, यही आ रहा है एकदम, ठीक है। ये हो गया। अब ऐसे दूसरे का निकाल लो और फिर तीसरे का। IL²/2π नहीं आएगा? यस मैम, वो L²/4π हो जाएगा ना रेडियस तो। L²/4π² हो जाएगा। हाँ यस मैम, वो है। ये L, हाँ हाँ वो पाई तो कॉमन टर्म है ना, वो सब में आएगी, वो कैंसिल हो जाएगी, वो सब में आएगी। मैंने सिर्फ Yes, ma'am. वेरिएबल ले लिया कि जो R है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? सिर्फ L/n पे। तो तुम डायरेक्ट L भी हटा सकते हो, खाली 1/n लिख लो, क्योंकि लेंथ भी सबकी सेम है। 1/n² 1/n लिख दो बस, बाकी सब चीजें कैंसिल होंगी। तुम्हें तो बस ये चाहिए ना, कौन सा Yes, ज्यादा ma'am. बड़ा है कंपैरिजन। तो क्यों फालतू में इतना बड़ा करना? 2π भी लिख रहे हो फिर कट कर रहे हो, तो बस जो वेरिएबल्स है उन्हें लिखो, ठीक है, इस तरीके से। Yes, ma'am. ओके मैम। तो इधर L²/4 हो गया और दूसरे का कितना आ जाएगा? L²/4 4 16, है ना। और तीसरा हो गया L²/36। अब मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 था तो इसके पास आ जाएगा 4 और ये आ गया मल्टीप्लाई में 6, तो 4 4 ये L²/, हाँ तो ये आ गया। देखो एक आया L²/2, एक आया L²/4 और एक आया L²/6। 6 तो ये आ गई, L भी कट जाएगा तो 1:2 1/2 1/4 और 1/6, कौन सा बड़ा आ गया? 1/2, 2 1/2। फर्स्ट बड़ा। Yes, ma'am. तो इस तरीके से। और ये वाले क्वेश्चन ना, ये जो ये यहाँ पे मैंने लिखा है, सॉलिनॉइड में भी ये रेशो बहुत आएगा, ये दिस रेशो सॉलिनॉइड में भी बहुत पूछा जाएगा कि लेंथ दे देंगे और फिर वहां से तुम्हें रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो ये वाला चीज याद रख लो फॉर्मूला, कि लेंथ से जब नंबर ऑफ टर्न्स में बनाते हैं तो L = 2πr n होता है टाइम्स,
बस मैग्नेटिक मोमेंट में वही बेसिक सवाल आएंगे, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चंस तो नहीं देखने को मिलेंगे। मैं रब कर दूं ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में, ये वाला रिलेशन जरूर लिख लेना सबको, दिस रिलेशन। चलो एक चीज और देख लेती हूँ, कुछ अच्छा सा मिल जाए एक आध सवाल। ठीक है चलो एक क्वेश्चन और लिखो। करो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और एक स्फीयर है और एक सर्कुलर लूप है, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक सर्कल और एक सर्कुलर लूप, तीनों को सेम लेंथ की वायर से बनाया है, ठीक है, सेम लेंथ की वायर से। एक तो तुम्हारा बनाया सर्कल, एक बनाया ट्रायंगल और एक बनाया ये, तो तीनों की लेंथ भाई सेम है, एल एल एल। अब मुझे बताइए इनका मैग्नेटिक मूवमेंट आपको कंपेयर करना है, तो सिंपल सी बात है, M इक्वल्स टू आई ए, करंट तो सेम ही है, तो डायरेक्ट तुम्हें एरिया देखना है। यस मैम करते हैं 2 एरिया मिनट। सबसे बड़ा किसका है, वो ही देख लो। मैम ये थर्ड वाला स्क्वायर है ना? क्या है, हाँ स्क्वायर है। मैम स्क्वायर, ओके हाँ। मैम। लेंथ सेम है। मैम सबसे बड़ा सर्कल का। सबसे बड़ा सर्कल ये आ रहा होगा कि जो सर्कल है उसका आ रहा होगा एल स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। और जो आपका ट्रायंगल ये है ट्रायंगल, इसका आ रहा होगा एल स्क्वायर बाय 16, और जो तुम्हारा सॉरी दिस इज फॉर स्क्वायर, मैं बता रही हूँ, कैलकुलेशन मैं भी नहीं करूंगी। और ये तुम्हारा ट्रायंगल है, इसका तुम्हारे पास आ रहा है आई एल स्क्वायर बाय 3/4 एल स्क्वायर बाय 9, यही आ रहा है। यस मैम, यस मैम। एल स्क्वायर बाय 16 कैसे है मैम, एक बार बता दो। इसके बाद एल स्क्वायर बाय 16 कैसे आया स्क्वायर का? ये स्क्वायर का ये क्या है, आई एल बाय 4, ये ऐसे आएगा ना। ये लेंथ कितनी साइड में बटी है भाई, एल बाय 4, तो एक साइड का एरिया कैसे होगा, ए इंटू ए, तो ये एल बाय 4 बाय एरिया आया एल बाय 4, तो एल स्क्वायर बाय 16, ठीक है। अब ये देखो, यस मैम। ये 3 साइड में बटी है, इसका कितना हो जाएगा, L/3, और ये इसके पास तो रेडियस आएगी, रेडियस निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, 2πr, वो 2πr को एल के इक्वल करके। हाँ वेरी गुड, एल को 2πr के इक्वल कर दोगे। तो अगर मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं, एक बार पहला वाला देखो और एक बार ये देखो सेकंड, एक ट्रायंगल को पकड़ो और एक बार ये स्फीयर पकड़ो, इन दोनों को कंपेयर करना, सर्कल को भी भूल जाओ, एक बार ट्रायंगल और ये देखो, इसमें से कौन सा बड़ा है, एक बार करना है इसको, और ट्रायंगल बड़ा है, ट्रायंगल बड़ा है ना, देख लो भाई एक बार। यस मैम। तो जब भी सवाल आए कि एक लेंथ से, मान लो पॉलीगन दे दिया कि एक लेंथ है, मतलब ये लेंथ है, इसको तुमने एक से बनाया ट्रायंगल, फिर एक बनाया तुमने स्फीयर, फिर एक बनाया पेंटागन, फिर एक बनाया हेक्सागन, और फिर पूछा जाए कंपेयर करो किसका बड़ा होगा, तो देख लो कि जिसकी जो लेंथ सबसे कम साइड में बटी है उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो ज्यादा आएगा। ये चीज याद रखो, जैसे ये 3 में बटी है तो इसका ज्यादा आ गया ट्रायंगल का, जो ज्यादा में बट गई उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया, कम हो गया। तो कंपैरिजन में आए तो डायरेक्ट ये चीज याद रखो कि अगर सेम लेंथ जितनी साइड में बटेंगी उतना तुम्हारा मैग्नेटिक मूवमेंट कम होता चला जाएगा। मैम सर्कल का, और सर्कल का तो देखो सबसे ज्यादा सर्कल का होगा। जो एरिया होता है ना, अगर सिंपल सी बात लो,
अगर सेम रेडियस है, इसकी रेडियस कितनी आई है, लेंथ इक्वल्स टू 2 पाई आर, तो L बाय 2 पाई। ठीक है, अब तुम लेंथ देख लो, इसकी L कितनी है, L बाय 3, और इसकी रेडियस कितनी थी, L बाय 4। तो वैसे भी सर्कल का तो सबसे बड़ा एरिया सर्कल का ही आएगा बाय कंपैरिजन। ठीक है, तो सर्कल सबसे बड़ा, मैम पाई भी तो आ रहा हाँ? है, तो मैम पाई भी तो आ रहा है क्या मैम, L बाय 2 पाई होता है ना। L बाय, हाँ, तो स्क्वायर करोगे तो पाई आर स्क्वायर कितना आ गया, 4 पाई स्क्वायर। तो L अगर रिमूव कर दो जो कॉमन कॉमन चीजें हैं, तो 4 पाई स्क्वायर बचा, तो 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14। तो ये जो टर्म आएगी वो ग्रेटर आएगी इन सबसे, ये टर्म कम होनी चाहिए ना, 1/4 पाई। यहाँ देखो 16 है, और यहाँ पे देखो 1/16 करो कितना आएगा, कितना आएगा 1/16, और इसकी मल्टीप्लाई, जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू कम होगी वो वैल्यू ग्रेटर होगी। तो 4 मैग्नेटिक पाई, सर्कल का। सर्कल का तो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा सर्कल का है, फिर तुम्हारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, और फिर सबसे छोटा तुम्हारे पास आया स्क्वायर का। ये कि डायरेक्टली ठीक है, प्रोपोर्शनल है, तो इसमें एरिया तो फिर तो अब एक चीज याद रखो, सुनो मेरी बात, सर्कल का वैसे भी एक देखो, सर्कल का एरिया तुमने सरफेस टेंशन पढ़ी होगी, कोई भी चीज स्फेरिकल शेप में क्यों आती है, क्योंकि उसका एरिया बड़ा होता है, जिससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा। तो ये तो सिंपल सी चीज है कि सबसे बड़ा जो एरिया होगा वो सर्कल का ही होगा। तुम्हें जो कंपेयर करना था वो इन दोनों में करना था, ट्राइंगल में और रेक्टेंगल में। तो वो मैंने तुम्हें बता दिया कि जितना लेंथ को जितने पार्ट में डिवाइड करते जाओगे उतना मैग्नेटिक मोमेंट कम होता जाएगा। कंपैरिजन के लिए ये अपने नोट्स में लिख लो, ये चीजें हर चीज पीपीटी में नहीं मिलेगी, ये चीज पीपीटी में नहीं है, ये मैं तुम्हें अपनी तरफ से नोट्स में बता रही हूँ। ओके मैम। लास्ट रिवीजन में ये सब पढ़ लेना। कैसे होगा? हाँ, क्या कह रहे हो? सर्कल का एरिया ज्यादा कैसे होगा मैम? कम होगा सर्कल का। यस मैम, कम होना चाहिए ना, नीचे 4 पाई है, तो मैम 4 पाई की वैल्यू तो ज्यादा ही होगी, 4 पाई मैम बल्कि वो तो। चलो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, कैलकुलेट कर लेते हैं सर्कल का एरिया। हो सकता है हमारी कैलकुलेशन एरर। क्या आया था, L स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर आया था ना? यस मैम। ठीक है, और इससे कंपेयर कर लेते हैं, ट्राइंगल का आया था L स्क्वायर बाय 16। 9 अच्छा 9 था, ठीक है, 9 नहीं था भाई। मैम सर्कल L का square by 16 by 4 पाई आएगा। 16 9 वो L बाय 3 था ना, तो ठीक है, तो रेडियस L बाय 3, ठीक है, L बाय 9 है। तो अब एक बार मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेती हूँ। तभी कैलकुलेटर देख लो, ओपन कर लो अपने, सॉल्व 1 बाय, ये देखो 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, 4 मल्टीप्लाई 3.2 मल्टीप्लाई 3.14, 39.4 आ रही है भाई ये तो। इसमें ये बहुत ज्यादा आएगी, तो मैम इसका सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए ना फिर। हाँ भाई सही बात है, हमने क्या बोला, एरिया सबसे बड़ा होगा इसका, सर्कल का जो नहीं एरिया मैम, है वो सबसे बड़ा होता है। एरिया कम सर्कल होगा। का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, L स्क्वायर बाय 4 पाई बचेगा, तो नीचे 12.56 आएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का रूट 3/4 L स्क्वायर बाय 9 होएगा ना, तो नीचे 36 आएगा। भाई तुम लोग तो कैलकुलेशन में भी कर सकते हो। आई डॉट ए, आई कांस्टेंट, एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर कितना आया, L इक्वल्स टू 2 पाई आर, तो यानी L बाय 2 पाई का स्क्वायर, तो ये आया पाई L स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, एक स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, ये आया L स्क्वायर बाय 4 पाई। अब इसकी वैल्यू देखो, 4 इंटू 3.14 करो, 12.56। 12.56 12.5 ये आया। इसका था 1/16 है ना, ट्रायंगल का कितना था भाई? और मैम एक बार ये मैम एंगल और रेक्टेंगल का भी निकाल के दिखा दीजिए मैग्नेटिक मोमेंट। भाई कैलकुलेशन तो तुम लोग कर सकते हो, कैलकुलेशन में क्या दिक्कत आ रही है, मल्टीप्लाई एरिया निकालना है, बच्चों वाला काम है ये। ओके मैम, समझ गया। अब ट्रायंगल का देख लो, ट्रायंगल का देखो,
निकाल लेते हैं। ये L/3, ये L/3 और ये भी L/3। ट्राइंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यस मैम। तो बेस कोई सा भी एक ले लो, कितना हो जाएगा L/3। हाइट कैसे निकालोगे? Yes, ये इसकी ma'am. हाइट आएगी, ठीक है, यही आएगी ना बच्चों हाइट। ये कितनी आई? यस मैम। निकालो L/3, L/3 से हाइट बताओ कितनी आएगी। तो मेरा फोन भी डेड हो गया, मैं कैलकुलेशन भी नहीं कर सकती। करो। और स्क्वायर का कितना था? स्क्वायर का कितना आया था? L²/16 कितना? 16। तो देखो भाई, इसका 1/16 था और इसका कुछ था 1/9। अगर इन्हीं में कंपैरिजन कर लो, इन दोनों में, तो 1/12 और 1/16 कौन सा बड़ा हो गया? मैम 1/12। तो इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया? ज्यादा। तो सर्कल का सबसे ज्यादा, उसके बाद ट्रायंगल का, और ट्राइंगल उसके का बाद और स्क्वायर का। स्क्वायर का। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आए तो सर्कल का तो निकालना मत, सर्कल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया? ज्यादा हो गया। और साइड का मैंने बता ही दिया है, जिसकी साइड ज्यादा होगी, अगर मान लो पेंटागन होता तो वो उसकी कम होती, वो उसकी 5 साइड होती तो उसका उससे कम। हेक्सागन होता तो उसकी उससे कम होती। तो ऐसे ही कम होता चला जाएगा। अगर सेम लेंथ को डिवाइड करते जाओगे तो मैग्नेटिक मोमेंट घटता जाएगा। ठीक है, अब तो सही है ये जिसका अमित का था ना, अमित सही है अब तो। सर्कल का ज्यादा आया है अभी भी। ठीक है, यस मैम, क्लियर हो गया। हाँ। तो देखो ये भाई थोड़ा सा, थोड़ी सी मेहनत तुम भी कर लो, मुझसे कैलकुलेशन करा रही हूँ, मैं कैलकुलेशन नहीं करती, मैं छोड़ देती हूँ। अब देखो, तुम लोगों ने पढ़ लिया डाइपोल मोमेंट, बस I.A एरिया ही निकालना है। बार मैग्नेट, अब देखो बार मैग्नेट वाला क्वेश्चन है, जब टॉर्क उस पर निकाला होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हम लोग ये रखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे हम लोग एक डाइपोल रखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये एक -Q चार्ज है और एक ये +Q चार्ज है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखते थे तब इस पे भी क्या लगता था? एक फोर्स लगता था। तो नेट फोर्स क्या होता था? इक्वल एंड अपोजिट होता था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी नेट फोर्स क्या होगा तुम्हारे इस मैग्नेट पर? अगर मैग्नेट को तुमने फील्ड में रखा है, हाँ, मैग्नेट को जब तुमने फील्ड में रखा है तो इसमें जो नेट फोर्स जो लगेगा वो बच्चों क्या लगेगा? इक्वल एंड अपोजिट लगेगा। अपोजिट। तो नॉर्थ पोल इधर घूमेगा, साउथ पोल इधर घूमेगा, तो नेट फोर्स तो हो गया इक्वल एंड अपोजिट। तो नेट फोर्स आ गया 0। वहां पर क्या निकालते थे? फोर्स तो 0 होती थी, पर क्या आता था? बोलो, डाइपोल मोमेंट में बताओ। टॉर्क। टॉर्क नहीं निकालते थे? पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क। यस मैम। यस मैम, गए निकालते भाई। थे टॉर्क। तो वहां पे टॉर्क निकालते थे कि भाई अब इस डाइपोल को जब हमने यहाँ पे रखा फील्ड में, तो डाइपोल को फील्ड में रखने से फोर्स तो 0 हो गई, पर टॉर्क रहेगा। टॉर्क क्या होता है? पी sin थीटा। फोर्स मिल गई और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वेरी गुड, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे अब टॉर्क निकाली इन्होंने M×B करके। M क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट में और ये मैग्नीट्यूड कितना आया? MB sin थीटा। ठीक है, ये टॉर्क वहां पे क्या आता था बताओ? मैम P into MP D sin थीटा। cos of theta। P into E, वहां पे क्या आता था? P into E sin थीटा। पोटेंशियल एनर्जी वहां पर कितनी आती थी कि मान लो अभी ये थीटा पे रखा है, मैंने डी थीटा चेंज किया, अभी ये थीटा पे रखा हुआ है, अब मैं मैम माइनस मैम वेरी गुड -PE cos थीटा। तो सेम यहाँ पे भी यही होगा। एक सेकेंड, ये रहा पोटेंशियल एनर्जी। क्या हुआ? आपने अब इसको थीटा से डी थीटा चेंज किया, तो आपने कितना वर्क किया? वही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या किया मैंने? इसको डी थीटा से चेंज किया, तो इंटीग्रेट किया, कितना आया? MB sin थीटा इक्वल्स टू -M.B cos थीटा। सेम वही है जो तुमने डाइपोल मूवमेंट में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, यस मैम। डाइपोल मूवमेंट वहां पे क्या था? PE, यहाँ पे MB, और यहाँ पे जो अलग है वो ये चीज अलग है। ये चीज ध्यान से देख लो, एक चीज अलग है, टाइम पीरियड।
कि आपको देखना है कि ये टॉर्क ये क्या करेगा जब ये अपनी स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा ना, फिर अगर एक बार स्टेबल पे आ गया, अगर स्टेबल से अनस्टेबल पे जाएगा, मैंने जब ब्रिज कोर्स की क्लास ली थी मैंने बताया था स्टेबल पोजीशन कौन सी होती है कि पार्टिकल आगे जाएगा फिर वापस आएगा स्टेबल पोजीशन पे, फिर आगे जाएगा तो फिर वो अपनी स्टेबल पोजीशन पे आने लगेगा। तो यहाँ पे भी यही है, एक बार पार्टिकल स्टेबल हो गया, स्टेबल कब होगा जब थीटा कितना है, देखो मोस्ट स्टेबल पोजीशन 0 डिग्री पे, ठीक है, जब ये आराम से फील्ड की डायरेक्शन में बैठ गया तो ये स्टेबल है। अब तुम क्या करोगे, अगर इसको डी थीटा से रिप्लेस करना चाहोगे तो ये तो कह रहा है मैं तो स्टेबल हूं, मैं तो मूव नहीं करूंगा, मैं वापस उसी पोजीशन पे आऊंगा, तो एसएचएम करेगा पार्टिकल उधर ही उसी पोजीशन पे, इधर 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 उधर। उसके लिए अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला आए तो तुम क्या निकालोगे, 2 पाई अंडर रूट आई क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अपॉन में एमबी क्या है तुम्हारा टॉर्क, ठीक है, आई बाई टाउ, ये है तुम्हारा। ओके मैम। ये फॉर्मूला डायरेक्ट अब याद कर लो, ये मत कहना कि हम ड्राइव करा दो, ड्राइव करने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं और तुम खुद भी सोच ड्राइव कर सकते हो। टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी, आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आगे आओ, सब बेसिक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा एक डिफरेंस देखने के लिए, सेम मैग्नेटिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक, ये मैंने अभी डिराइव कराया है तुम्हें, इसलिए मैंने ये डिराइव करवा दिया कि तुम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब होता है किसी भी एक्सियल पॉइंट पे, यहाँ कितना होगा, p की जगह पे m लग गया, बाकी चीजें सेम है। टाउ m क्रॉस b, यहाँ पे टाउ p क्रॉस c, मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस m डॉट p, यहाँ पे p डॉट e, ठीक है। अब देखिए दिस टेबल समराइज द एनालॉजी, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म में डिफरेंस दिया हुआ है। डाइपोल मोमेंट वहां पे p होता था, यहाँ पे m है। शॉर्ट डाइपोल अब देखो, अगर डाइपोल की वजह से आपको इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, मैंने ये निकलवाया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये आता था p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, एक याद रख लो, ये तो अपने आप निकाल लोगे। देखो क्या हुआ, r क्यूब एज इट इज, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या था, कांस्टेंट, तो यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई। p इज द डाइपोल मूवमेंट, यहाँ पे m इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, सेम आया है, सेम, ठीक है। अब देखो एक्सियल पॉइंट पे है, अगर वो डाइपोल एक्सियल पॉइंट पे तुम्हें फील्ड निकालनी है उस डाइपोल की वजह से, तो कितना आता था, 2 टाइम्स ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, यहाँ पे भी वो 2 टाइम्स आया है, सेम चीजें हैं, ठीक है। बोलो, कुछ नया नहीं है। अगर तुम्हें यही याद नहीं है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो तुम्हारा सर घूम रहा होगा, मैं कह सकती हूँ पक्का, ये क्या आ गया इतना कंफ्यूजिंग का है भाई, ऐसा ही हो रहा है मैम याद है। भाई, ऐसे तुम्हारा टेस्ट होगा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करोगे, और अभी तो रिवीजन भी चल रही होगी, ठीक है। ये रिवाइज कर लो भाई, ये कम से कम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देखो और वहां से फिर मैग्नेटिज्म देख लो। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्वेश्चन पिछले साल से यहाँ से उठ के नहीं आए हैं, मैंने इसलिए नहीं कराया ये, और ना ही इसकी जरूरत है, बस एक कंपैरिजन देख लो, अगर आए तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सवाल निकाल सको। अब आप कंपैरिजन देख लेते हैं गॉस लॉ में और मैग्नेटिज्म में। जैसे कि अभी माधव ने बोला मैम आपने उसका गॉस लॉ नहीं कराया, तो वो बहुत ही छोटा था, आगे जाके अगर हम EM वेव्स करते तो वो वहां भी आता, तुम लोग यहीं पढ़ लो। चलो देखो, वहां पे जब गॉस लॉ आप लोगों ने पढ़ा था तो गॉस ने क्या बोला था कि आप क्या फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आता था, मैंने इलेक्ट्रिक प्लस बता दो। मैम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता दो वाला कौन है, मैम मैं कौन, निखिल। निखिल आज पहली क्लास मैम में, निखिल। रुको मैं तुम्हारे पास आ गई। नो मैम, 3 तारीख से लिए। और 3 अभी ये जुलाई वाला, यस मैम। और उससे पहले मैम उससे पहले नहीं ले रहा था। अच्छा जतिन कह रहा है कि उसका 20.7 आ रहा है,
ठीक है, एक काम करेंगे, देखो इसका आंसर, इसका ये एक बार मैं भी देख लूंगी कि कैसे आ रहा है। ठीक है, यस मैम, यही आ रहा है। क्या सबका यही आ रहा है यस मैम। कि ट्रायंगल का कम आ रहा है, स्क्वायर का ज्यादा आ रहा है? से कम आ रहा है। मैम कल कैलकुलेट करके बताएंगे। मैं कल कैलकुलेट करके बता दूंगी, ठीक है, क्या है। फिर उससे ये भी पता लग जाएगा कि वो डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है कि रिवर्स डिपेंड कर रहा है। जैसे भी हम लोगों ने देखा कि साइड से कम होता जा रहा है, ठीक है, क्या होता है फिर बढ़ने लगेगा अगर रिजल्ट उल्टा आ जाएगा तो। कैलकुलेट कर लेंगे एक बारी। अब रही बात इनकी, किनकी, निखिल की। तो निखिल, इसके लिए आपकी सपोर्ट क्लासेस लग रही हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो वहां से तुम सर से पूछना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। और अगर ओके आपको, मैम। और निखिल मैं ये बता दूं, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं आती तो मैग्नेटिज्म पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। पहले आप वो कवर करो। मैम आती है पर पिक्चर्स नहीं आती। कुछ नहीं आता। यस मैम, खुद से पढ़ने का ट्राई किया था। रिकॉर्डिंग देख लो ना, रिकॉर्डिंग्स ले लो मैम से, रिकॉर्डिंग्स ओके मांगो। मैम। मैं समझ सकती हूँ तुम बच्चों का हाल। जब हम भी तुम्हारे टाइम पे थे तो हमें भी फिजिक्स नहीं समझ आती थी। केमिस्ट्री तो तुम्हें फटाक से समझ आ जाती होगी ना, केमिस्ट्री में तो मजे आ जाते होंगे। यस मैम। यस मैम। केमिस्ट्री में दिमाग नहीं लगाना पड़ता होगा, फिजिक्स है ही ऐसी, मैथ्स भी है फिजिक्स में। नो मैम, रटना पड़ता है ज्यादातर तो। किसमें मैम रटना? केमिस्ट्री क्या कह रही हो? मैम केमिस्ट्री ज्यादा इजी है। ज्यादा अच्छी है? यस मैम। मैम इजी है। हम वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हाँ, बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री ज्यादा आसान है। केमिस्ट्री तो आसान है ही भाई, उसमें ना कैलकुलेशन है ना कुछ। मैथ फिजिक्स में तो कैलकुलेशन भी है, ऊपर से कॉन्सेप्ट भी है, दोनों चीजें लगाओ। मैम आ जाओ, अब टॉपिक पे आ जाओ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे नहीं आता है भाई, एक बार वो लेक्चर जरूर देख ले, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि फ्लक्स को समझ पाए। देखो ओके फ्लक्स मैम। क्या होता है, फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होता है कि किसी भी सरफेस से फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस कर रही है। ठीक है, ये होता है एक फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब है कोई भी एक सरफेस है, उस सरफेस से फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस करते जा रही है। अगर वो फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक हैं तो बोल देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर वो फील्ड लाइन मैग्नेट की हैं तो बोल देंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फील्ड लाइंस कैसे पास होनी चाहिए, परपेंडिकुलरली पास होनी चाहिए उस सरफेस से, मतलब क्रॉस करके जाना चाहिए, ये नहीं है कि स्लाइड करके चला जाए, है ना, क्रॉस होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, जितनी फील्ड लाइंस उसको क्रॉस करके जाएंगी वही काउंट होगी। तो अब देखो फ्लक्स किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। एक तो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा कि आपका जो सरफेस है और जो फील्ड लाइन एंटर कर रही है उनके बीच में कितना एंगल है। और एरिया पे डिपेंड करेगा, अगर एरिया बढ़ा दिया तो फील्ड लाइंस ज्यादा क्रॉस करेंगी, एरिया कम कर दिया तो फील्ड लाइन कम क्रॉस करेंगी। कम क्रॉस करेंगे। दूसरा स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो फील्ड लाइन बढ़ जाएंगे। तो ज्यादा फील्ड लाइन ज्यादा फ्लक्स, कम फील्ड लाइन कम फ्लक्स। कम फ्लक्स। हाँ, अब क्या फॉर्मूला आया देखो, फ्लक्स डिपेंड करी मैग्नेटिक फील्ड पे तो बी लिखा। अब फ्लक्स जो है आपकी डिपेंड करी एरिया पे, तो हमने लिखा ए। अब इन ए क्या है, एरिया वेक्टर, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं और पहले भी। तो फ्लक्स क्या हो गया यहाँ पे, बी ए, और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल विच इज कॉस थीटा। तो बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ए इज द एरिया वेक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो तुम्हारी अभी तक तुम्हें लग रहा होगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया वेक्टर है, मैग्नेटिक मूवमेंट में भी आ रहा है, फ्लक्स में भी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आप समझो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ऐसा यूनिट दी हुई है फ्लक्स की, वेबर, और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की होती थी टेस्ला। बस अब आगे एक चीज और देखो, कुछ इंपॉर्टेंट दिखता है।
ये कहाँ से आई? हाँ यहाँ से आ रही। तो देखो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई, बी डॉट डी एस। अगर स्मॉल एरिया के लिए निकालेंगे तो वो होगी बी डॉट डी एस। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, अब गॉसियन सरफेस क्या कहता था कि अगर कोई भी आपने एक इनक्लोज्ड सरफेस बना लिया, उस इनक्लोज्ड सरफेस से फील्ड लाइंस जितनी भी पास कर रही हैं वो काउंट कर लेंगे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो उसकी वजह से फ्लक्स आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रही हूँ। एक तुम्हारे पास चुंबक है, एक पे नॉर्थ पोल है, एक पे साउथ पोल है। अब मुझे एक बात बताओ, नॉर्थ से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो कहाँ खत्म होंगी जाके? मैम साउथ। साउथ पोल पे मैम। किसी दूसरी मैग्नेट के साउथ पे या अपनी मैग्नेट के साउथ पे? मैम अपनी अपनी मैम मैग्नेट अपनी मैग्नेट पे। वही। अब लेकिन अगर तुम्हारे पास मान लो एक चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है। अब उस माइनस Yes, क्यू ma'am. चार्ज पे जो फील्ड लाइंस होंगी पता नहीं कहाँ जाके किस प्लस क्यू चार्ज पे एंड होंगी। सॉरी, प्लस क्यू चार्ज से लाइन निकल रही है तो हमें पता नहीं किस माइनस चार्ज पे वो जाके एंड हो रही है ना। पर यहाँ पे Yes, क्या ma'am. होगा, यहाँ पे क्या होगा, जितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी उस मैग्नेट से उसी मैग्नेट पर आकर एंड होंगी, है ना। उसी मैग्नेट पर आकर क्या होंगी, एंड होंगी। तो यहाँ पे अगर गॉसियन सरफेस बनाओगे किसी भी पॉइंट पर, उस हर पॉइंट पे क्या होगा कि जितनी फील्ड लाइंस निकल रही है उतनी ही फील्ड लाइन एंटर हो रही है, क्योंकि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो किसी भी सरफेस से नेट फ्लक्स यानी बी डॉट डी एस निकालोगे तो कितना आएगा, जीरो। कितना आएगा, जीरो। Zero. ई डॉट, हाँ, Zero. ई डॉट डी एस में वैल्यू मिलती थी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मैम तो सारे केसेस में नेट फ्लक्स 0 ही होगा ना? हर केस में। ये तो मैक्सवेल जब मैं आगे जाओगे ना तो अभी ईएम वेव्स करके एक चैप्टर आएगा, है ना। तो वहां पे मैक्सवेल साहब आए हैं, उन्होंने 4 इक्वेशन दी है। उन्होंने 2 इक्वेशन यहीं से कॉपी पेस्ट कर दी। पहली इक्वेशन उन्होंने यहाँ से कॉपी पेस्ट करी, क्या, बी डॉट डी एस का इंटीग्रेशन करोगे, यानी अगर एक सरफेस पे ये बी डॉट डी एस करोगे तो कितना आएगा, जीरो। ये हमेशा ऑलवेज है, दिस इज फॉर ऑलवेज, क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। बट वहीं पे अगर ई डॉट डी एस लिखे तो कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट। ये Yes, ma'am. इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना। अच्छा, एक इक्वेशन और है, बताओ। एक इक्वेशन और पढ़ी है तुमने, एम्पियर्स लॉ। वो क्या है, बी डॉट डी एस क्या है, म्यू नॉट आई, है ना। ये बी डॉट डी एल, यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करोगे तब तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, फ्लक्स भी मिल जाएगा। पर सरफेस इंटीग्रल जब करोगे तब कुछ नहीं मिलेगा, तब तुम्हें 0/0 मिलेगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कॉमन डिफरेंस है, ये तुम्हें याद रखना है। बाकी मैक्सवेल जब पढ़ेंगे तब और डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, बहुत अच्छी है Okay, फिजिक्स, जब समझ तो बहुत इंटरेस्टिंग है फिजिक्स। तो ठीक है, ये समझ में आया कि हमेशा जब सरफेस का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसी सरफेस से जितनी फील्ड आएंगी उतनी बाहर चली जाएंगी। इसलिए गॉसियन सरफेस यहाँ पे बहुत आसान हो गया, 0 आ गया। वही यहाँ पे डिफरेंस है, देखो ये क्यों, सिंगल चार्ज पॉसिबल है बट सिंगल पोल पॉसिबल नहीं है, इसलिए बी डॉट डी एस 0 आएगा। मोनोपोल का मतलब क्या होता है? मोनोपोल का मतलब है एक सिंगल पोल, ओनली नॉर्थ। तुम आप ये नहीं कह सकते कि मैम ये मैं नॉर्थ पोल ले आई, ले, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तुम अर्थ को भी ये बोलो कि मैम अर्थ को यहाँ से डिवाइड कर दें, अर्थ का ज्योग्राफिक जो ये है इक्वेटर से डिवाइड कर दें, ये पार्ट अलग कर दें और ये पार्ट अलग कर दें, तब तुम नॉर्थ साउथ को तब भी अलग नहीं कर सकते, इसका साउथ पार्ट आ ही जाएगा, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी भी अलग नहीं हो सकते, तो ये बात है। मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ना यहाँ से कोई सवाल आते हैं। ठीक है, पास्ट में कोई सवाल यहाँ से नहीं आया है।
ओके मैम। और अगर कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे होंगे कि यहाँ से मैं अगर PYQ में मुझे मिल गए तो हम लोग जब लास्ट टाइम में रिवीजन करेंगे तो एक दो क्वेश्चन कुछ दिखा तो हम लोग उठा लेंगे, उसके लिए डिटेल में पढ़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ओके मैम। मैम न्यू चैप्टर का कब स्टार्ट हो रहा है? न्यू चैप्टर आज ही होना था बट तुम लोगों को मैग्नेटिक मूवमेंट में पढ़ा दिया। तो अब कल अगर क्लास है, कल है तो कल हम लोग EMI पढ़ेंगे। EMI है। हाँ कल हम तो तुम लोग मैम। क्वेश्चन धीरे धीरे भाई सॉल्व करने शुरू कर दो, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों। थैंक यू Bye bye. मैम। गुड नाइट मैम। थैंक यू मैम। गुड बाय मैम। बाय। बाय मैम।